का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में मैं आपको उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ, न्यू टॉपिक। जैसा कि आपको पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना पिछला जो टॉपिक था वो अपन ने शुरू किया था और फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर न्यू चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत डेफिनेशन से करते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना या निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, उन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से आप बाहर निकालोगे तो इस प्रक्रिया को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ये जो उत्सर्जन होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो अमोनिया का उत्सर्जन, यानी ये जो उत्सर्जन है जो आप उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हो, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक टैलिक। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं। तो ये जो अमोनिया होता है, पहली बात तो ये सर्वाधिक विषैला पदार्थ होता है। कैसा होता है? सर्वाधिक विषाक्त, सबसे ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है। फिर दूसरा, ये निष्कासन हेतु इसको, ये जो अमोनिया है इसको निष्कासन हेतु सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, यानी ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है इसको बाहर निकालने के लिए। अगर आप चाहो, कहने का मतलब आगे देखिए, यहाँ पर आगे हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो यूरिया जो होता है कम विषैला होता है, यूरिक अम्ल भी कम विषैला होता है, परंतु सर्वाधिक विषैला अमोनिया होता है। ठीक है, अगर मैं आगे आपको समझाता हूँ तो देखिए, जो दोनों ही प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिक अम्ल और यूरिया, ये दोनों ही प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कम विषैले हैं। लेकिन अगर बात करें यूरिक अम्ल, अमोनिया की, तो अमोनिया सर्वाधिक विषैला है, इसको उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल की। लेकिन जो यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, उसको जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये देखना कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे अमोनियोटैलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोनियोटैलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करता है उसको यूरियोटैलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है उसे यूरिकोटैलिक कहा जाता है। अब अमोनिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो जलीय मछलियाँ होती हैं। जो मछलियाँ जल में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, वे किसका उत्सर्जन करती है? वे शुद्ध, मतलब मीठे पानी में जो मछलियाँ पाई जाती है, समुद्र की बात नहीं करना चाहूँगा, मीठे पानी में जो मछलियाँ पाई जाती है वे किसका उत्सर्जन करेगी? मछलियाँ अमोनिया का उत्सर्जन करेगी। जो टैडपोल लार्वा होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूरिया का उत्सर्जन, तो यूरिया का उत्सर्जन उपास्थल मछलियाँ होती हैं, वे उपास्थल मछलियाँ अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करती, यूरिया का उत्सर्जन करती है। और जो स्तनधारी होते हैं और जो स्थलीय उभयचर होते हैं ये भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। साथ ही साथ यूरिक अम्ल की बात करें तो पक्षी होते हैं, सरीसृप होते हैं, कीट होते हैं, ये किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अब 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक अमोनिया को लेकर और दूसरी जो बात है यूरिया को लेकर। अमोनिया को लेकर क्या बात है? अमोनिया को लेकर कहा जाता है कि जो उत्सर्जी अमोनिया है, यह उत्सर्जी अमोनिया या अमोनिया के उत्सर्जन के लिए, जो अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है इसके उत्सर्जन के लिए किडनी की आवश्यकता नहीं होती है। जो अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है इसके उत्सर्जन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? किडनी की आवश्यकता नहीं होती। तो सर ये कैसे उत्सर्जित किया जाता है? तो ये क्लोन के माध्यम से उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब सर क्या इसमें किडनी नहीं होती जीवों में? जैसे मछली है वो अपने क्लोन के माध्यम से अमोनिया का उत्सर्जन कर देगी, इसको किडनी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इनमें किडनी नहीं होती? तो बिल्कुल इनमें किडनी होती है, लेकिन अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किडनी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है जो मानव की किडनी के जो मेडुला वाले क्षेत्र होते हैं, उन मेडुला वाले क्षेत्र में जो हमारा ये मेडुला वाला क्षेत्र में परासरण
क्षमता बढ़ जाती है और उस परासरणता के माध्यम से यूरिया को उत्सर्जित कर दिया जाता है। वो कैसे बढ़ती है, क्या होता है, उस प्रोसेस को हम आगे समझेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखो। अब यहाँ पे बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र की। तो देखिए, जो मानव होता है उसका उत्सर्जन तंत्र क्या है, किडनी। यानी उत्सर्जन तंत्र मानव का कौन है, किडनी है। और ये जो किडनी है, इस किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। जो आप जानते होंगे कि किडनी की संरचनात्मक यानी किडनी की संरचना का निर्माण भी और किडनी के सभी तरह के कार्यों का नियंत्रण भी कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो इसीलिए किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और मानव में दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक जो नेफ्रॉन होता है वह कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और दूसरा जो नेफ्रॉन होता है जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन होता है। तो दो प्रकार के नेफ्रॉन हो गए, कौन कौन से, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, दोनों ही प्रकार के नेफ्रॉन को यहाँ पे समझना। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो किसे कहते हैं और जक्स्टा मेडुलरी हार्मोन किसे कहते हैं, सॉरी नेफ्रॉन किसे कहते हैं। तो देखिए, ये मनुष्य की क्या है, किडनी। इस किडनी में दो प्रकार के भाग होते हैं, कौन कौन से। एक भाग तो होता है इसका, ये बाहर वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल। ठीक है, और जो ये अंदर वाला भाग है इस भाग को हम कहते हैं मेडुला। तो दो भाग हो गए, एक तो मेडुला और दूसरा क्या हो गया, कॉर्टिकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने की बात ये है, ये जो कॉर्टिकल है, अगर नेफ्रॉन कॉर्टिकल तक ही सीमित रहता है, अगर नेफ्रॉन की लंबाई छोटी है और नेफ्रॉन केवल कॉर्टिकल तक ही पाया जाता है यानी मेडुला क्षेत्र में नहीं जाता है, तो उस नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। अगर नेफ्रॉन इतना बड़ा है कि मेडुला वाले क्षेत्र तक चला गया, मेडुला वाले क्षेत्र में धंसा हुआ है, तो उस नेफ्रॉन को यहाँ पर जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुला नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि दोनों नेफ्रॉन क्या है। तो वही बात लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, ये जो नेफ्रॉन होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये 75 से 85% यही नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन 10 से 15% जो नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं वो होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, उन दोनों के अंदर ही पेरिट्यूबुलर कोशिका पाई जाती है, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर एक बात नोट करना कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वेजा रेक्टा नहीं पाया जाता है। सर, ये वेजा रेक्टा क्या होता है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। जो 2-3 चीज़ें मैं शब्दों के नाम ले रहा हूँ, वो कुछ चीज़ें आगे मैं समझाने वाला हूँ। परंतु यहाँ पे जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें वेजा रेक्टा पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर है दोनों प्रकार के नेफ्रॉन में। ये जो संरचना है, ये संरचना है नेफ्रॉन की संरचना। इस नेफ्रॉन की संरचना को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना में आपको ये ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस ऊपर वाले पार्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक ये नलिका आ रही है, जो कि कैसी है, इसका व्यास कैसा है, ज़्यादा है, और एक नलिका यहाँ से निकल कर जा रही है और इसका व्यास कैसा है, कम है। तो दोनों नलिकाओं को समझना है। जो पहली नलिका ये है, इस नली को यहाँ पर ध्यान रखना क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक मिनट जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नलिका को यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे कहा जाता है। ये जो नलिका होती है ये रक्त को लाने का कार्य करती है, और ये जो पतली नलिका आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस नलिका को हम यहाँ पर इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल।
तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार की जो नलिकाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ये दो नलिकाएं इसमें पाई जाती है नेफ्रॉन में, एफरेंट आर्टरियोल जो रक्त को लाती है और इफरेंट आर्टरियोल जो रक्त को लेकर जाती है। अब यहाँ पर ये नलिका जो आ रही है रक्त को लेकर, वो इस क्षेत्र में एकत्रित हो जाती है, गुच्छा बनाती है और फिर यहाँ से ये निकल कर जा रही है। तो इस क्षेत्र में जो कोशिकाओं की, रक्त कोशिकाओं का जो समूह है उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, यानी रुधिर कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके बाद इस ग्लोमेरुलस के ऊपर ये आपको गोलाकार संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये जो गोलाकार संरचना है, इस गोलाकार संरचना को हम यहाँ पर बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। उसके बाद यहाँ पर ये जो नलिका है बोमेन संपुट से जुड़ी हुई है उसे पीसीटी कहते हैं। और पीसीटी क्या होती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद ये जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, इस नलिका को हम दूरस्थ, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। उसके बाद नीचे ये जो आपको यहाँ पे समीपस्थ कुंडलित नलिका से निकली हुई है जो नलिका डीसीटी से जुड़ी हुई है, ये नलिका यहाँ पर हेनली का लूप कहलाती है। और ये हेनली का लूप ही तो नेफ्रॉन के मेडुला वाले क्षेत्र में होती है। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हेनली का लूप मेडुला वाले क्षेत्र में होता है क्योंकि इसकी लंबाई बड़ी होती है। और जो यहाँ पर बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, डीसीटी और पीसीटी है, ये कोड वलकुट वाले क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखना। उसके बाद ये नलिका यहाँ पे जुड़ी होती है जिसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? संग्राहक नलिका कहा जाता है। ये संग्राहक नलिका भी कहाँ पे होती है? तो मेडुला वाले क्षेत्र में होती है। उसके बाद ये आपको एक नलिका दिखाई देगी जो यहाँ से निकलती है और फिर इसके बगल में होके इधर से चली जाती है। ये जो नलिका है यही वेजा रेक्टा कहलाती है। और ये वेजा रेक्टा में क्या होता है? रक्त का प्रवाह होता है। तो वेजा रेक्टा किस में पाई जाती है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। लेकिन अगर बात करूँ कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये नहीं पाई जाती है। तो इस तरह ये कंप्लीट संरचना आपको यहाँ पे समझनी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं संरचना से रिलेटेड कुछ। तो बोमेन कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, यानी पीछे संरचना में देखिए यहाँ पर आप, ये ऊपर जो ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस और ये बोमेन कैप्सूल, इसको सम्मिलित रूप से हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मालपिगी कॉर्पोरेशन। एक मिनट जूम करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसे हम क्या कहते हैं? मालपिगी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? मालपिगी काय कहते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का कि जो हमारे पास ये बोमेन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से मालपिगी काय कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, पीसीटीएन समस्त कुंडलित नलिका, डीसीटीएन दूरस्थ कुंडलित नलिका किडनी के वलकुट क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर यहाँ पर बात करें हेनले की लूप की और संग्राहक नलिका की, तो वो कहाँ होते हैं? मेडुला वाले क्षेत्र में। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो मनुष्य में, ये जूम करके दिखाते हैं, अब देखो एफरेंट आर्टियोल का जो व्यास होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है। इस तरह की होती है एफरेंट आर्टियोल, कुछ जो रक्त लेकर आती है। फिर छोटी व्यास की इफरेंट आर्टियोल, और जो इफरेंट आर्टियोल होता है उसका व्यास क्या होता है? कम होता है। ये यहाँ पर ज़रूरी है, यानी एफरेंट आर्टियोल का व्यास बड़ा होना चाहिए,
इफरेंट आर्टरियोल का व्यास छोटा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आगे समझाऊंगा। ये निस्यंदन के लिए आवश्यक होता है। सर ये निस्यंदन क्या होता है, तो ये भी आगे ही समझोगे। तो कुछ शब्दों का केवल ध्यान रखो कि एफरेंट आर्टरियोल का व्यास बड़ा और इफरेंट आर्टरियोल का व्यास छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये निस्यंदन के लिए आवश्यक होते हैं। निस्यंदन क्या होता है ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखो, किडनी में प्रति सेकंड 1100 से 1200 मिलीलीटर रुधिर प्राप्त होता है। जो किडनी होती है उसको एक सेकंड में 1100 से एक सेकंड में नहीं, एक सेकंड में नहीं, एक मिनट में, थोड़ा सा गलत बोल गया। जो किडनी होती है उसको एक मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर यहाँ पे रक्त प्राप्त होता है। यानी ये कोई किडनी है तो इस किडनी को एक मिनट के अंदर अंदर इस किडनी से कितना रक्त गुजर जाएगा? 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त यहाँ से गुजर जाएगा। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना ये वाली बात, ये लाइन आपको आगे समझ में आएगी, तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, बाकी लिख लेना नोट्स में। ये जो रक्त यहाँ पर एक मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर गुजर रहा है, इसको हम यहाँ पर ध्यान रखना रीनल ब्लड फ्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीनल ब्लड फ्लो यहाँ पर कहा जाता है। यानी अगर आपसे एग्जाम में रीनल ब्लड फ्लो से संबंधित कुछ पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है रीनल ब्लड फ्लो? तो रीनल ब्लड फ्लो का मतलब होता है कि एक मिनट में किडनी से गुजरने वाला रक्त, और कितना रक्त गुजरता है? 1100 से 1200 मिलीलीटर। अब यहाँ पे लास्ट जो प्रोसेस शुरू होती है वो होती है अगली प्रोसेस, मूत्र निर्माण। यानी मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस तरीके से और किस प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस से यहाँ पे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं रहती है। इस प्रोसेस को भी समझना ज़रूरी है, लेकिन इस प्रोसेस को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ जानकारी अपन यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण जो होता है वो पैरानिस्यंदन होता है, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम होता है पहले नंबर पे। नंबर 2 पे पुनः अवशोषण होता है, यानी रीएब्जॉर्बेशन। और नंबर 3 वाले चरण में स्रावण होता है, यानी सीक्रेशन। यानी ये 3 प्रक्रम होते हैं, और इन तीनों प्रक्रम के माध्यम से क्या हो पाता है? यूरिया का निर्माण। ये यूरिया या फिर ब्लड से यूरिया को अलग किया जाता है और फिर उसके बाद उसका स्रावण कर दिया जाता है, मूत्र त्याग कर दिया जाता है। अब बात करेंगे मूत्र निर्माण, यानी यूरिया निर्माण की बात नहीं कर रहा। मूत्र निर्माण कहने का मतलब मेरा ये था कि मूत्र निर्माण यूरिया का निर्माण में तो यकृत में होता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जो यूरिया आप त्याग कर आते हो उस यूरिया को वो यूरिया किस में घुला होता है? मूत्र में। तो उस मूत्र निर्माण की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मूत्र निर्माण होता है किडनी के नेफ्रॉन में, लेकिन यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पे? यकृत में। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा शब्दों में जो है स्टूडेंट फिर जाते हैं, तो ध्यान रखना जो यूरिया होता है उस यूरिया का निर्माण तो कहाँ पे होता है? यकृत में। लेकिन मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो मूत्र का निर्माण ध्यान रखना किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में। और किडनी में कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में होता है। किडनी में कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में। तो ये बात ध्यान रखना, यूरिया का निर्माण यकृत में, मूत्र का निर्माण किडनी में, और किडनी में नेफ्रॉन में होता है। अब बात करते हैं जो पहली प्रक्रिया है ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है यानी परानिस्यंदन, ये क्या है? तो देखो यहाँ पर आपने देखा ये ग्लोमेरुलस कोशिकाएं हैं रक्त की कोशिकाएं। ये बोमेन संपुट है। यहाँ पे जो रक्त की कोशिकाएं, इसमें जो रक्त आता है उस रक्त में 2 चीज़ें होती है। रक्त में क्या क्या होती है? रक्त में 2 चीज़ें होती है। कौन कौन सी? एक तो ब्लड प्लाज्मा, और जो दूसरी चीज़ होती है वो रक्त कणिका, ब्लड कैपिलरी। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं इस रक्त में, उस रक्त में से जो ब्लड प्लाज्मा है वो ब्लड प्लाज्मा छनकर इस बोमेन कंपुट में
बोमेन संपुट में आ जाता है। यानी ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उस ब्लड में दो चीज़ें, एक तो ब्लड प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। इन दोनों में से जो ब्लड प्लाज्मा है वो छनकर कहाँ आ जाता है, बोमेन संपुट में आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परानिषेचन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा आता है, तो ध्यान रखना ये ब्लड प्लाज्मा, ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है, इस ब्लड प्लाज्मा में सभी पोषक तत्व होते हैं, परंतु इसमें ब्लड मतलब प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है। यानी सभी पोषक तत्व आ जाएंगे लेकिन क्या नहीं आ पाएगा, छनकर प्लाज्मा प्रोटीन छनकर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जब ब्लड प्लाज्मा ग्लोमेरुलस से छन के बोमेन संपुट में आता है तो उसमें कौन सा पदार्थ अनुपस्थित होता है, तो ध्यान रखना प्लाज्मा प्रोटीन अनुपस्थित होता है। सर क्यों अनुपस्थित होता है, उसके रीजन की बात करते हैं। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सर नेगेटिव चार्ज से क्या मतलब है, तो वही तो चीज़ इस तथ्य बनती है, इसी को तो हम आगे समझाएंगे। तो बार बार बहुत से शब्द ऐसे आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे आ रही हैं जिनको आप आगे समझ पाओगे, बट यूज यहाँ पे की जा रही है तो उनको ध्यान रखा, बाकी आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखो ग्लोमेरुलस में उपस्थित जो रुधिर होता है वो छन जाता है और बोमेन संपुट में आ जाता है। रुधिर छनता है, रुधिर में से क्या छनता है, ब्लड प्लाज्मा छनता है और इसी को हम निषेचन कहते हैं। यहाँ पे जो निषेचन फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, उसमें रुधिर प्लाज्मा छनकर आता है, परंतु यहाँ पर रुधिर प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन अनुपस्थित होता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्यों अनुपस्थित होता है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन छनकर प्लाज्मा के साथ या ब्लड प्लाज्मा के साथ बोमेन संपुट में नहीं आ पाता और वो ग्लोमेरुलस में ही रह जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बाकी आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, आगे आपको इसका तथ्य पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं जो ब्लड निर्माण की ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, यानी 3 चरणों में होती है होने को तो ग्लोमेरुलस पहला चरण। अब ये जो ग्लोमेरुलस वाली प्रक्रिया है ये 2 चरणों में पूरी होती है। जो निषेचन वाली प्रक्रिया है, ये निषेचन वाली प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। मूत्र निर्माण तो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है यानी निषेचन है, ये निषेचन 2 चरणों में होता है। और कौन कौन से 2 चरण है, तो पहला जो चरण है वो निषेचन भित्ति है और दूसरा जो चरण है वो ध्यान रखना निषेचन दाब है। तो 2 चरणों में ये प्रोसेस पूरा होगा। दोनों चरण को हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, डिटेल से समझेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा खींचेगा, 1-2 दिन लगेंगे इसमें, आराम से इसको समझेंगे डिटेल से। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है राजस्थान इंस्टीट्यूट में तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर कोर्स जो ऐप है उसका लिंक मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर कोर्स को परचेज कीजिए और कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। एग्ज़ाम जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम को 92 डेज़ यहाँ पर बचे हैं। 92 डेज़ के बाद एग्ज़ाम आपकी लगेगी, ये कंफर्म है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी सी, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो देखो आपके पास टोटल 92 डेज़ है एग्ज़ाम के। आपको 50 डेज़ में कैसे भी करके क्लास वाला पार्ट कंप्लीट करना है। 50 डेज़ में आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो। 50 डेज़ में आपको जीके कंप्लीट क्लास वाली, यहाँ से डेली क्लासें आपकी आ रही है। 50 डेज़ में कैसे भी करके सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। 50 डेज़ से पहले हो जाएगा कहने का मतलब। तो 50 डेज़ में आपको क्लासेस वाला पार्ट के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस करना है। फिर उसके बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा, लगभग 30 से 40 दिन बचेंगे। इस 30 से 40 दिन में आपको क्या करना है, कंप्लीट 2 बार रिवीजन करना है और उसके बाद MCQs या MCQs निकालने हैं।
तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी रखो और कोई किसी चक्कर में मत पड़ो। यूट्यूब पे 50 वीडियो देखने बैठ जाते हो, 100 वीडियो देखने बैठ जाते हो। 100 तो नहीं कहते हैं, फिर बता रहा हूँ 50 वीडियो तो देख ही लेते हैं। एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट तो डेली 5 के वीडियो, 4 के वीडियो इतनी देख लेते हैं। तो वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। डेली क्लास आ रही है, क्लास लो और उसको याद करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कम्प्लीटली तैयार रखो, रिवीजन रखो। 50 डेज़ में क्लासिक वाला या कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, 30 to 40 डेज़ में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करना है। वैसे तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा, एक अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं। 2 से 3 दिन में आपको क्या 2 से 3 बार रिवीजन करना है और MCQs करना है। देखो एक रिवीजन में कितना टाइम लग जाएगा, 20 दिन। 20 दिन में एक रिवीजन हो गया, दूसरा रिवीजन 10 दिन और तीसरा रिवीजन 5 ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि अपने को याद हो जाती है चीज़ें। और लास्ट के 5 दिन में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कम से कम पढ़ाई करना। माइंड जितना रिलैक्स होगा एग्ज़ाम में उतना अच्छा आप आउटपुट ले पाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।